हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेप फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज 1 की 15th क्लास। इसमें हम बात करेंगे यूनिट 2 के सब टॉपिक की, दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर मेकिंग स्टूडेंट्स एक्टिव रीडर्स एंड डेवलपिंग क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स। तो इससे पहले वाली वीडियो में रीडिंग के बारे में बात की थी कि रीडिंग क्या होता है और टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या होती है, उनके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होती हैं, क्या आपको चीज़ें करनी चाहिए जो आपको एक एक्टिव रीडर बनाए और क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स की थिंकिंग आपके अंदर डेवलप करे। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि एक्टिव रीडिंग एंड क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स आर एसेंशियल फॉर स्टूडेंट टू कॉम्प्रीहेंड, एनालाइज, इवेल्युएट टेक्स्ट इफेक्टिवली। कि अगर हमारे पास ये दोनों एबिलिटीज या दोनों स्किल्स होंगी, एक्टिव रीडिंग की और क्रिटिकल रीडिंग की, तो ये स्टूडेंट्स को क्या बनाएगी, ताकि वो टेक्स्ट को कॉम्प्रीहेंड कर सके, समझ सके, एनालाइज कर सके कि उसमें जो लिखा हुआ है उसका डीप मीनिंग है, उसके बारे में जान सके और इवेल्युएट कर सके कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसने सब्जेक्टिव पॉइंट से लिखा है या फिर उसने कुछ फैक्ट्स लेके लिखा है। तो ये सारी चीज़ें वो इफेक्टिवली समझ सके। सो बाय एंगेजिंग स्टूडेंट विद डिफरेंट स्ट्रेटजीज की, इन स्ट्रेटजीज में जो अभी हम पढ़ेंगे, अगर इन सब स्ट्रेटजीज में स्टूडेंट को एंगेज कर दिया जाए, उनको बता दिया जाए, तो टीचर्स कैन हेल्प देम बिकम मोर थॉटफुल। तो टीचर्स उनको क्या बना सकते हैं, और भी ज़्यादा थॉटफुल, मतलब उनके विचारों को बढ़ा सकती है और एक इंडिपेंडेंट रीडर बना सकती हैं टीचर्स इन सब स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके। तो ये आपके सिलेबस के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ भी कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, अगर आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छी नहीं है या फिर आपको टीचिंग स्किल्स इम्प्रूव करनी है, सॉरी टीचिंग नहीं, रीडिंग स्किल्स अगर आपको इम्प्रूव करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। First is strategies for making student active readers and developing critical reading skills। कि क्या क्या स्ट्रेटजीज है, तो हम पहले बात करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर मेकिंग स्टूडेंट एक्टिव रीडर्स, फिर हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स, कि आप एक्टिव रीडर्स कैसे बना सकते हो स्टूडेंट्स को, या फिर क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हो स्टूडेंट्स में। ठीक है। सो हम बात करेंगे पहले किसकी, मेकिंग स्टूडेंट्स एक्टिव रीडर्स। तो कैसे बना सकते हैं, प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज के जरिए, एनोटेशन एंड नोट टेकिंग, क्वेश्चनिंग द टेक्स्ट के जरिए, मेकिंग कनेक्शंस, समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग, एंड द लास्ट वन इज ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। और अगर हम बात करें कि क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट में, तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द ऑथर्स पर्पस एंड पर्सपेक्टिव, कि ऑथर के पर्पस को समझना कि क्या कहना चाह रहा है, उसके पर्सपेक्टिव, उसके नज़रिए को। फिर डिस्टिंग्विश फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन, कि फैक्ट को ओपिनियन से डिस्टिंग्विश करना, मतलब अलग करना। आइडेंटिफाइंग आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस। फोर्थ वन इज डिटेक्टिंग लॉजिकल फॉलोसीज, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एंगेजिंग इन सोक्रेटिक सेमिनार्स एंड डिबेट्स, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे क्या होता है सोक्रेटिक मेथड। उसके बाद इवेल्युएटिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो आज की वीडियो में हम इन स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेजीज फॉर मेकिंग स्टूडेंट एक्टिव रीडर्स, कि क्या क्या स्ट्रेटजीज, क्या क्या नीतियाँ यूज़ हो सकती हैं, कैसे आप क्या बना सकते हो, किसी स्टूडेंट को एक्टिव रीडर बना सकते हो। सो फर्स्ट वन इज प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज। प्री रीडिंग मतलब, प्री मतलब पहले, है ना। तो प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज क्या है, बिफोर स्टूडेंट बिगिन रीडिंग। तो स्टूडेंट के रीड करने से पहले टीचर को क्या करना चाहिए, उनकी प्रायर नॉलेज को एक्टिवेट कर देना चाहिए। प्रायर नॉलेज कैसे एक्टिवेट करेगी, पहले टीचर ये जानेगी कि बच्चों की जो वोकैबुलरी है, बच्चों की जो शब्दावली है, उनके पास कितने वर्ड्स हैं, उनको कितना समझ आता है रीड करके, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले टीचर जानेगी। फिर सेट अप पर्पस फॉर रीडिंग, कि क्या पर्पस है रीडिंग का, फिर वो बताएगी। सो फर्स्ट इज प्रिव्यू द टेक्स्ट। सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर हमें प्री रीडिंग स्ट्रेटेजीज अपनानी है, तो सबसे पहले टीचर क्या करेगी, एनकरेज स्टूडेंट टू लुक एट टाइटल्स, की पहले सिर्फ टाइटल, हेडिंग और सब हेडिंग, इमेजेस और कीवर्ड के जरिए ही बच्चे से बोलेगी कि आप इस टाइटल के जरिए क्या समझ सकते हैं, है ना। जैसे क्रो की कहानी है ना, थर्स्टी क्रो की कहानी। अब थर्स्टी क्रो टीचर ने टाइटल दे दिया और स्टोरी नहीं बताई, थर्स्टी क्रो के जरिए और कुछ इमेजेस के जरिए आपको बताना है कि स्टोरी क्या कहना चाहती है। तो इसको बोलेंगे प्रीव्यू द टेक्स्ट या फिर प्री रीडिंग स्ट्रेटेजीज। सो उसके बाद सेट रीडिंग गोल्स, फिर बच्चे से पूछना है कि क्या लगता है आपको, कि क्या आपको आ जाएगा इसके पढ़ने के बाद, है ना, कि आपको समझ में आया इसको पढ़ने के बाद। जैसे लेसन प्लान होता है ना, लेसन प्लान में हम क्या करते हैं, टीचर्स करते हैं कि
पहले जो भी बच्चों को समझ में आएगा उस चैप्टर के जरिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ये टॉपिक स्ट्रेटजीज फॉर मेकिंग स्टूडेंट्स एक्टिव रीडर्स एंड डेवलपिंग क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स। तो मैं इसमें क्या एम लेके चल रही हूँ कि आपको इन चीज़ों के बारे में आ जाएगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होगी, है ना, आप उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करोगे, तो ये मेरे गोल्स रहेंगे। तो ऐसे ही रीडिंग गोल्स सेट कर देगी टीचर कि बच्चे को क्या समझ में आना चाहिए उसको पढ़कर। उसके बाद मेक प्रिडिक्शंस, कि प्रिडिक्शंस बनाना, कि हैव स्टूडेंट प्रिडिक्ट व्हाट द टेक्स्ट विल बी अबाउट, कि स्टूडेंट से ही पूछेगी, पढ़ने से पहले हेडिंग से और विजुअल्स और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से ही पूछ लेगी कि क्या कहना चाह रहा है ये पोएम या फिर ये स्टोरी या फिर ये नोवेल, कोई भी एक टॉपिक, है ना। तो प्रिडिक्शन करा लेगी, मतलब पहले से ही पूछ लेगी। इट मीन प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी एक तरह से, तो पहले से ही पूछ लेगी। तो इससे क्या होगा, प्री रीडिंग स्ट्रेटेजीज इंक्रीज होगी। उसके बाद है एनोटेशन एंड नोट टेकिंग, तो एनकरेजिंग स्टूडेंट टू एनोटेट टेक्स्ट वाइल रीडिंग हेल्प देम स्टे एंगेज्ड एंड रिटेन इंफॉर्मेशन। तो एनोटेशन क्या होता है, जब आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है ना पढ़ते टाइम, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, जो पॉइंट्स हैं उसको मैंने ब्लैक कलर उसको बोल्ड कर दिया, है ना, उसका जो टेक्स्ट है बोल्ड कर दिया मैंने एज कम्पेयर टू अदर टेक्स्ट। तो ये बताने के लिए कि ये इसका पॉइंट है, उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं। तो जब आप किसी चीज़ को बोल्ड करते हो या फिर आप बोल सकते हो उसको हाईलाइट करते हो, है, या फिर अंडरलाइन करते हो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को, तो उसे ही बोलते हैं एनोटेट टेक्स्ट। सो हाईलाइट की इंफॉर्मेशन, मार्किंग इंपॉर्टेंट आइडियाज, डेफिनेशंस एंड की टर्म्स इम्प्रूव्स रिटेंशन। जब आप पढ़ते पढ़ते ये सारी चीज़ें करते हो ना, हाईलाइट करते हो, तो इससे आपकी जो रिटेंशन पावर है, मतलब याद रखने की जो क्षमता है, वो इंक्रीज होती है, इम्प्रूव होती है। उसके बाद राइट मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल ये आपकी नोटबुक है, नोटबुक का एक पेज है, तो मार्जिनल मतलब आप साइड में मार्जिन पे, जो साइड में लाइन्स होती है ना, उस पे आप नोट्स बना लो छोटे छोटे। स्टूडेंट कैन जोट डाउन क्वेश्चंस, रिफ्लेक्शन एंड कनेक्शन इन द मार्जिन, की मार्जिन पे वो क्या कर सकते हैं, कुछ अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको नोट डाउन कर सकते हैं कि आप क्या समझना चाह रहे हो, जो पोएम है वो क्या समझा रही है ना, अपनी रिफ्लेक्शंस की वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, और कनेक्शंस जो हैं वो मार्जिन पे नोट डाउन कर लें। उसके बाद है यूज सिंबल्स एंड एब्रीवेशंस, की अब बच्चे क्या करें, सिंबल्स और एब्रीवेशंस यूज करें, जैसे कि डेवलपिंग अ पर्सनल सिस्टम फॉर मार्किंग टेक्स्ट, ठीक है, कि खुद का ही सिस्टम यूज करें। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे उनको क्वेश्चन लग रहा है तो उधर वो क्वेश्चन का साइन लगा दे और यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख दे कि ये क्वेश्चन था। अगर उनको कहीं सरप्राइज सा लग रहा है तो वहाँ पे ये सरप्राइज वाला साइन लगा दे। फिर उसके बाद क्या कर दे, उसके बाद वो एक तरह से इंफॉर्मेशन लिख दे, ये सरप्राइज वाली इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन है कि इससे ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें कीप स्टूडेंट एंगेज, जिससे बच्चे एंगेज रहते हैं, उसमें शामिल रहते हैं, उनको अच्छा भी लगता है ये सब करना। उसके बाद है थर्ड वन इज क्वेश्चनिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, जो चीज़ें लिखी हुई हैं, उसी में से क्वेश्चंस करना। सो इट विल डेवलप टू थिंक क्रिटिकली in the students. So asking questions while reading encourage student to think critically, कि अगर questions पूछेंगे बच्चे किसमें, रीड करते टाइम, तो उससे उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होगी, उनकी जो चिंतन है, गहन चिंतन है, वो डेवलप होगी, वो और भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे उससे रिलेटेड, तो उनका जो माइंड है, उनका जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, वो क्या होगी, डेवलप होगी। सो क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए उन्हें कोई टेक्स्ट पढ़ते हुए, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ, ठीक है, मतलब उनको ये कोई भी टेक्स्ट पढ़े, कोई भी पोएम पढ़े, तो इन क्वेश्चंस का मतलब W6H बोल सकते हैं इसे, W6H नहीं, W5H, ठीक है। तो W5H क्या है, क्वेश्चन फैमिली है एक तरह से, इन्हीं जो वर्ड्स हैं इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट। सो हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ का क्वेश्चन उनको, उनका जो आंसर है उससे मिले। सो टीचर्स को एनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट को टू आस्क दीज बेसिक क्वेश्चंस व्हाइल रीडिंग। उसके बाद है थिक वर्सेस थिन क्वेश्चंस, तो गाइड स्टूडेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन सरफेस लेवल, की बच्चों को गाइड करे टीचर कि सरफेस लेवल जो क्वेश्चन है जो आपको ऊपर से ही दिख रहे हैं, है ना, जैसे कि एक थर्स्टी क्रो वाली मैंने एग्जांपल लिया, तो टीचर ये पूछ ले हु इज अ थर्स्टी क्रो, है ना, व्हाई ही वाज थर्स्टी, तो ये क्या हो गए, सरफेस लेवल क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पे मिल जाएंगे।
बट डीपर एनालिटिक क्वेश्चंस मतलब जो उसमें आपको खुद ही विचार करके बनाने पड़ेंगे, जैसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो होती हैं आपकी, हायर ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं डीपर या एनालिटिक या फिर थिक क्वेश्चंस में, है ना। कि अगर आप उस क्रो की टीचर ये पूछ ले कि अगर आप उस क्रो की जगह होते तो आप क्या करते, क्या रियल में भी ऐसा हो सकता है, तो ये सारे क्या कैसे क्वेश्चन होंगे, डीपर और एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आता है सेल्फ क्वेश्चनिंग। तो सेल्फ क्वेश्चन भी टीचर एनकरेज करे, टीच स्टूडेंट टू आस्क देमसेल्फ, कि उनको ऐसे पढ़ाओ कि वो खुद से ही पूछें कि व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू से, कि जो ऑथर है जिसने ये पोएम या स्टोरी लिखी है वो क्या कहना चाह रहा है। डू आई एग्री और डिसएग्री, कि अगर वो जिस ऑथर ने ये लिखी है तो क्या मैं इस बात पे एग्री कर सकता हूँ, क्या पता वो उसका पर्सपेक्टिव हो, मेरा पर्सपेक्टिव अलग हो। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चे के माइंड में आने चाहिए। सो हाउ डज दिस कनेक्ट टू व्हाट आई ऑलरेडी नो, कि मुझे जो पता है उससे इसका कैसे कनेक्शन हो सकता है, क्या कनेक्शन बन सकता है। मतलब वो अपनी प्रायर नॉलेज को भी चेक करे कि उसे जो पता है और जो उसे अब पता चला है तो उसके बीच में क्या कनेक्शन है। उसके बाद आता है मेकिंग कनेक्शन। तो अब ये क्या होगा कि कनेक्शन बनाना, तो रिलेटिंग द टेक्स्ट टू पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कि अब जैसे थर्स्टी क्रो वाली कहानी है उसमें बच्चा क्या करेगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को ऐड करेगा कि क्रो तो हमने भी देखा है, मैंने तो उसे कभी पानी पीते देखा नहीं ऐसे ना, क्या सच में ऐसा हो सकता है। सो क्या करेगा, अपने एक्सपीरियंसेस से उस टेक्स्ट को रिलेट करेगा। एंड रियल वर्ल्ड इश्यूज हेल्प डीपन कॉम्प्रिहेंशन, अगर टीचर उनको रियल वर्ल्ड इश्यूज के बारे में बताएंगी और उसी से रिलेटेड टेक्स्ट देंगी, तो क्या होगा, इससे उनकी जो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है, मतलब समझने की एबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। सो टेक्स्ट टू सेल्फ, कनेक्टिंग द टेक्स्ट टू पर्सनल एक्सपीरियंसेस। टेक्स्ट टू सेल्फ मीन्स कि जो लिखा हुआ है उसको आपके उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से कनेक्ट करना। जैसे यहाँ पे मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ स्ट्रेटेजीज फॉर मेकिंग स्टूडेंट एक्टिव रीडर, तो आप क्या करोगे, इस टेक्स्ट को अपने आप से कनेक्ट करोगे। क्या मैं ऐसे पढ़ता हूँ, क्या मैं जब पढ़ता हूँ ये सारे क्वेश्चन करता हूँ, हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई, कि जिसने लिखा है क्या वो ऐसा सोच रहा है या मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ, है ना। तो क्या आप ये सब करते हो, तो आप उस टेक्स्ट को लेके खुद पे सोच रहे हो, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे। सो उसके बाद है टेक्स्ट टू टेक्स्ट, मतलब रिलेटिंग आइडियाज इन द टेक्स्ट टू अदर बुक्स, कि आप क्या कर रहे हो, आपने यहाँ से मटेरियल ले लिया, पढ़ लिया, पर आपको क्या लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन शायद गड़बड़ी है इसमें कुछ, तो आप क्या करोगे, दूसरी जगह से जाके ऐसी इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटेजीज निकालोगे, क्या वो सिमिलर है। तो क्या करना, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, क्या एक तरह से क्या करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना, कि इस टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट को रिलेट करना या कंपैरिजन करना उसका, ठीक है, अदर बुक्स, आर्टिकल्स या स्टोरीज से। उसके बाद है टेक्स्ट टू वर्ल्ड, मतलब अपना जो ये जो टेक्स्ट है उसको किस में अप्लाई करना है, अप्लाई द टेक्स्ट टू हिस्टोरिकल इवेंट्स, सोशल इश्यूज और करंट न्यूज। कि अब आप ये देखो कि स्ट्रैटेजीज फॉर मेकिंग, क्या ये स्ट्रैटेजीज सही हैं, आप इससे रिलेटेड फिर कुछ लोगों के बारे में जानोगे क्या, जैसे इन स्ट्रैटेजीज को मिला के, फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, एक्टिव रीडर्स कैसे बना जाता है, तो क्या सच में ऐसे रीडर्स बने हैं ऐसा करके, ये सारी स्ट्रेटजीज को अपना के, तो आप क्या करोगे, उसको हिस्टोरिकल इवेंट्स, सोशल इश्यूज और करंट न्यूज में अप्लाई करोगे उस सिचुएशन को। सो ये उसके बाद आता है फिफ्थ वन इज समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग। तो ये क्या होता है, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्रेज एंड समराइज व्हाट दे हैव रीड हेल्प रीइंफोर्स अंडरस्टैंडिंग। तो इसका क्या मतलब है कि बच्चे को ये एनकरेज कराना, मतलब उनको ये बढ़ावा देना कि वो जो उन्होंने पढ़ी है, पोएम पढ़ी है, स्टोरी पढ़ी है, उसको वो अपने शब्दों में कहें। रिफ्रेज मतलब उसको दोबारा से अपने शब्दों में बताएं कि उन्होंने क्या सीखा उस चीज़ से। या समराइज करना, समराइज मतलब जैसे जो एक बड़ी स्टोरी होती है ना, बड़ी स्टोरी कितने पेज की होगी, काफ़ी ज़्यादा, एक नोवेल ही समझ लो आप, नोवेल कितने पेजेस की होती है, एक पूरी बुक होती है नोवेल की, तो है ना। तो उसको समराइज करना मतलब उसको शॉर्ट वे में लिखना, या फिर एक पैराग्राफ में लिखना, या एक पेज में उसे लिखना। तो बच्चों को ये एनकरेज करना, टीचर्स को ये एनकरेज करना चाहिए बच्चों के लिए।
सो टीचर्स को एनकरेज करना बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए, रिफ्रेश के लिए और समराइज के लिए कि व्हाट दे हैव रीड हेल्प रीइंफोर्स अंडरस्टैंडिंग, तो जो उन्होंने समझा है जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो। सो कैसे हो सकती है, सबसे पहले वन सेंटेंस समरी, समराइज द मेन आइडिया इन वन सेंटेंस, है ना, कि क्या करे टीचर, पूरी स्टोरी बता दे, जैसे थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी बता दी। अब टीचर ने बोला कि आप इसको एक वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में बताओ इस थर्स्टी क्रो की कहानी को, तो आप क्या बोलोगे कि मेहनत करने से कुछ भी हासिल हो सकता है ना। तो आप ये इसका आपने क्या बना दिया, इसका एक तरह से समरी बना दी, आपने उसका मेन आइडिया दे दिया कि ये क्या कहना चाह रही थी ये स्टोरी ये। उसके बाद है SWBST, somebody wanted but so then, तो ये क्या है, एक स्टोरी टेलिंग स्ट्रेटेजी है टू समराइज नरेटिव्स, कि आप क्या करोगे, कोई स्टोरी पढ़ते हो, ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या देखोगे, समबडी, समबडी मीन्स कि कौन उसमें कैरेक्टर्स है, जैसे कि एक स्टोरी ले लेते हैं लायन, शार्क और वुल्फ की, है ना, तो इसमें कैरेक्टर कौन हो गए, लायन हो गया, शार्क हो गई और वुल्फ हो गई। तो वांटेड मतलब कि वो क्या चाहते थे उस स्टोरी में, सो उस स्टोरी में ये चाहते थे कि हमारे क्यों नहीं फ्रेंड बनते, हमें भी फ्रेंड्स चाहिए। सो बट मतलब अब क्या दिक्कत आ रही थी उन्हें, कि उन्हें दिक्कत आ रही थी कि उनका कोई फ्रेंड बनना नहीं चाहता था, क्योंकि वो क्या है, नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो किसी भी जानवर के पास जाएंगे तो उन्हें खा जाएंगे, है ना। फिर सो में क्या आ जाएगी, सो हाउ डिड द करेक्टर डील विद द कॉन्फ्लिक्ट, की अब जो ये करेक्टर्स थे, मतलब ये जो शार्क थी और लायन और वुल्फ थी, इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को करानी चाहिए कि बच्चे ये सारे एक तरह से स्टोरी में क्या करें, समबड़ी पहले कैरेक्टर्स ले, वो कैरेक्टर्स चाहते क्या हैं, फिर क्या हुआ, मतलब क्यों नहीं हो पा रहा जो वो चाहते हैं, फिर उसके बाद वो उन्होंने क्या स्टेप लिया, है ना। तो उसके बाद क्या, देन मतलब जो कंक्लूजन निकल के आएगा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो बाद में फिर एक आउल से मिले और उन्होंने बोला कि हमें तुम्हारा दोस्त बनना है, हम तुम्हें कभी भी नहीं खाएंगे, पर उसने डिसएग्री कर दिया उसके लिए, तो उसने बोल दिया कि नहीं, हम तुम पे विश्वास नहीं कर सकते, फिर वो अपने घर चले जाते। तो ये देन मतलब कि बाद में कंक्लूजन क्या निकला उस स्टोरी का, तो बच्चों को इस चीज़ के लिए इम्प्रोवाइज कराना या फिर उनको एक तरह से एनकरेज करना कि आप ये स्टोरी टेलिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करोगे तो आप इजीली समझ सकोगे। उसके बाद आता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या होता है, रीटेलिंग द कंटेंट इन देयर ओन वर्ड हेल्प एंश्योर कॉम्प्रीहेंशन, कि उनके वर्ड में, पैराफ्रेजिंग हमने जाना था ना क्या होता है, कि पैराफ्रेजिंग मतलब कि उसी कंटेंट को बच्चे खुद अपने वर्ड्स में बोल के बताएंगे कि उन्होंने क्या समझा उससे, ठीक है, टू एंश्योर कॉम्प्रीहेंशन, कि उन्होंने उस चीज़ से क्या समझा, उसके लिए क्या होता है, पैराफ्रेजिंग होती है। सो ये इतना समझ में आया ना फिफ्थ तक। फिर उसके बाद आते हैं सिक्स्थ वन इज ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। ग्राफिक और ऑर्गेनाइजर, जिस इस वर्ड से आप समझ सकते हो कि आप क्या करो, स्टोरीज की क्या बनाओ, विजुअल एड्स बनाओ, है ना, उनको शॉर्ट पॉइंट में लिखो। अब कैसे लिख सकते हो आप उसे, माइंड मैप के थ्रू। माइंड मैप जैसे कि आप क्या करो, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड है ना, फर्स्ट स्लाइड में मैंने एक तरह से आपको ये फ्लो चार्ट दे दिया, है ना, तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे एक सर्कल बना लो, उसमें लिख दो स्ट्रेटेजीज फॉर मेकिंग स्टूडेंट एक्टिव रीडर्स एंड डेवलपिंग क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स। फिर उसके बाद दो स्ट्रेटेजीज की, एक्टिव रीडर कैसे बन सकते हैं और क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स कैसे डेवलप हो सकती है। फिर एक्टिव रीडर्स में आप और भी ज़्यादा उसको क्या कर दोगे, आगे पॉइंट्स लिख दोगे सॉरी। फिर उसके बाद आप क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स के पॉइंट्स लिख दोगे। तो ऐसे करके एक तरह से माइंड मैप बनाना या फिर उसको एक तरह से शॉर्ट में लिखना, ठीक है, विजुअली कनेक्टिंग आइडियाज एंड थीम्स की, विजुअली आप कनेक्ट कर सको पैराग्राफ से अगर आपको समझ नहीं आता। उसके बाद है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मतलब कि अगर उनमें कुछ कंपैरिजन है तो आप ऐसे वेन डायग्राम बना सकते हो, या फिर उनमें कोई भी कंपैरिजन नहीं है तो आप दो सर्कल उनको अलग कर सकते हो ना। कुछ ज़्यादा ही कंपैरिजन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक स्टोरी देखी थी लायन, शार्क और वुल्फ की, तो उनमें क्या कंपैरिजन है कि वो तीनों ही क्या है, नॉन वेजिटेरियन है, तो वो एक तरह से कंपैरिजन में है, और जो उनके कंपैरिजन में नहीं थे, जो अलग है उनसे, वो गए वेजिटेरियन एनिमल्स हो गए वो, है ना। सो ये उसके बाद आता है टी चार्ट। टी चार्ट बनवाना बच्चों को, लिस्टिंग मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। टी चार्ट मतलब जैसे कि ये बना हुआ है ना, यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। अब यहाँ पे आप क्या लिख दोगे कि स्ट्रेटेजीज फॉर मेकिंग स्टूडेंट एक्टिव रीडर्स, और यहाँ पे लिख दोगे कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे एनहांस हो रही है।
तो ये एक तरह से टी चार्ट बन गया जिसमें आप अपने आइडियाज़ लिख सकते हो, सपोर्टिंग डिटेल्स की उन आइडियाज़ को आप कैसे एनहेंस कर सकते हो। उसके बाद आता है सेकंड वन इज स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स। अभी तक हमने जाना कि क्या क्या स्ट्रेटजीज थी एक्टिव रीडर्स बनने के लिए। आपको एक ऐसा रीडर बनना है कि आप सिर्फ उसको सिर्फ रोट मेमोरी के लिए ही नहीं बल्कि अपने दिमाग में अच्छे से समझने के लिए वो चीज़ कर रहे हो। बट अब आप क्या करोगे, क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हो। मतलब आप एक्टिवली तो रीड कर रहे हो बट आपको ये नहीं पता चल रहा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, आप उसके बारे में क्या सोच सकते हो, या फिर क्वेश्चंस नहीं बन रहे आपसे, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज है। तो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग द ऑथर्स पर्पस एंड पर्सपेक्टिव, कि आप सबसे पहले ये देखो कि ऑथर कौन होता है, जो उस स्टोरी को लिख रहा है, तो उसके पर्पस को कि उसने क्यों लिखी है ये, और उसका पर्सपेक्टिव आइडेंटिफाई करो। आस्क व्हाई द टेक्स्ट वाज रिटन, कि ये पूछो कि वो टेक्स्ट क्यों लिखा गया है। मतलब क्यों, किससे पूछोगे, खुद से ही पूछना है आपको। वॉज इट टू इन्फॉर्म, कि वो हमें कुछ इन्फॉर्म करने के लिए बताया गया था, या परसुएड मतलब कुछ मनवाने के लिए बताया गया था, या फिर सिर्फ एंटरटेन या फिर आर्ग्यू करने के लिए, कुछ आर्ग्यूमेंट की आप फिर आर्ग्यू आगे करो उसके बाद उसके लिए। सो ये उसके बाद है रिकॉग्नाइज बायस एंड सब्जेक्टिविटी। ये देखो कि कहीं उसमें ऑथर की कुछ बायसनेस तो नहीं है, कि वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहा है आपके या फिर पूरे वर्ल्ड के या फिर सभी के पॉइंट ऑफ व्यू ना लिख के सिर्फ अपने ही लिख रहा है। तो बायसनेस मतलब खुद के ही विचार लिखना दूसरों को छोड़कर। सो इज द ऑथर प्रेजेंटिंग फैक्ट्स, की ऑथर फैक्ट बता रहा है, फैक्ट मतलब जो सबके लिए सही होते हैं, और ओपिनियंस क्या होते हैं, जो सिर्फ उस ऑथर के लिए ही सही हो, है ना। तो मतलब जब खुद के जो डिसीजन सही है तो वो ओपिनियन है उसके, बट अगर वो रियल में सही है, किसी के लिए सही है, तो वो फैक्ट है। उसके बाद आता है इवेल्युएट द क्रेडिबिलिटी। आप ये देखोगे कि उसमें कितनी विश्वसनीयता है, मतलब वो कितना विश्वास करने लायक है। सो हु इज द ऑथर एंड व्हाट इज देयर एक्सपर्टीज ऑन द टॉपिक, की जिसने ये पोयम या स्टोरी लिखी है वो कौन है और इसकी क्या एक्सपर्टीज है, मतलब किसको किसमें ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्या इसने ये जो स्टोरी लिखी है वो सिर्फ एम ए लिख दी या फिर इसकी इसमें कुछ एक्सपर्टीज है, मतलब वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है ना लिखने में। सो ये उसके बाद है डिस्टिंग्विश फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन, कि आप फैक्ट को ओपिनियन से अलग करो, कि अगर कुछ फैक्ट दिया हुआ है तो उसको उसके बारे में सोचो, अगर ओपिनियन दिया हो तो अपने ओपिनियन भी ऐड करो। सो टीचिंग स्टूडेंट टू डिफरेंशिएट ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स फ्रॉम सब्जेक्टिव ओपिनियन इज क्रूशियल स्किल। तो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स क्यों हैं, क्योंकि ये सबके लिए सही होते हैं, है ना, ट्रू फॉर ऑल। बट सब्जेक्टिव ओपिनियन क्या होते हैं, जिस इंसान ने वो दिया है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी चीज़ के बारे में, आपको जैसे कि वर्ल्ड, आपको सन के बारे में करना है, ठीक है, सन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो सन एक ब्राइट स्टार है ना, ये क्या है, एक तरह से फैक्ट है। बट जो ये लोग मानते हैं ना कि सन तो देवता है ना, जो सन है वो देवता है, वो हमारे बहुत काम आते हैं, वो नाराज हो गए तो पृथ्वी जल जाएगी कुछ, तो ये क्या हो गए, लोगों के ओपिनियंस है, ये सब्जेक्टिव ओपिनियंस है लोगों के। और जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट क्या है कि वो एक ब्राइट स्टार है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है उसमें, तो ये सारे क्या हैं, उनके ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हैं। तो ये इसमें डिफ्रेंशिएट कराना बच्चे को, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्किल है कि बच्चा समझ पाए कि ये जो स्टोरी है वो एक फैक्ट के लिए दी गई है या फिर ओपिनियन दिया है बस ऑथर का। सो यूज सिग्नल वर्ड, तो बच्चे को बताना चाहिए कि अगर ऐसे वर्ड है जैसे कि सजेस्ट है, बिलीव है, आर्ग्यू है, इसका मतलब कि ये ओपिनियन बता रहा है अपना। बट अगर ये बोला हो कि डेमोन्स्ट्रेट, प्रूव, तो ये सारे वर्ड्स है, जैसे स्टेट्स जैसे वर्ड है, तो ये सारे वर्ड होंगे तो इसका मतलब वो फैक्ट है, ठीक है, उस पैराग्राफ में उस स्टोरी में फैक्ट बताया गया है। उसके बाद आता है क्रॉस चेक इंफॉर्मेशन, कि बच्चों को बोलो कि किसी एक पर्सन पे रिलायबल ना हो कि आप उस इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह भी सर्च करो। एनकरेज स्टूडेंट टू वेरीफाई फैक्ट विद द रिलायबल सोर्स, की अलग जो दूसरे रिलायबल सोर्सेज है, जो भरोसेमंद सोर्सेज हैं, जो जगह है वहाँ पे आप जाके उसको वेरीफाई करो कि सच में ये जो फैक्ट इसने बताया कि वो सच सही है या गलत है। तो क्रॉस चेक करना इंफॉर्मेशन को। उसके बाद आ जाता है थर्ड वन इज आइडेंटिफाइंग आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस, कि अब आप कैसे क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हो, कि आर्ग्यूमेंट
एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करके, और एविडेंसेस जैसे कि फाइंड द मेन क्लेम। सबसे पहले तो ये देखो कि ऑथर प्रूव क्या करना चाहता है, ठीक है, वो स्टोरी लिखता है, नोवेल लिखता है, तो उसमें वो क्या प्रूव करना चाह रहा है। उसके बाद लुक फॉर सपोर्टिंग एविडेंस की अब जो उसने प्रूव किया है, प्रूफ तो वही किया होगा ना जो सही होगा, जो सत्य होगा, तो उसके जो सपोर्ट में एविडेंस सर्च करो। आर देयर फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स, एक्सपर्ट ओपिनियन और लॉजिकल रीजनिंग, कि इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डेटा हैं, या कुछ एक्सपर्ट के ओपिनियन है, या फिर कुछ लॉजिकल है या नहीं है। उसके बाद है इवेल्युएट द स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस, कि अब ये जो एविडेंस आपको मिले हैं उसकी क्या स्ट्रेंथ है, मतलब वो कितने आपको विश्वास करने लायक हैं, क्या वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या बाइज्ड है या फिर मैनिपुलेटिव है, कि खुद ही मैनिपुलेट कर दियो, मतलब चेंज कर दियो अपने हिसाब से, या बाइज्ड है, ठीक है, कि अपनी ही इंफॉर्मेशन दे रखी है बस। तो स्ट्रेंथ चेक करना है, इससे क्या होगा, हमारी जो क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स है वो डेवलप होगी। उसके बाद है फोर्थ वन इज डिटेक्टिंग लॉजिकल फॉलिसीज, कि डिटेक्ट करना क्या, लॉजिकल फॉलिसीज। लॉजिकल फॉलिसीज क्या होती है, जब भी किसी रीजनिंग में, किसी तर्क में आप ऐसा ना पता चल रहा हो कि इसमें कुछ गलती है, बट गलती होती है ना, कि आपको ये नहीं पता चल रहा कि उसमें कुछ गलती है, बट उसमें गलती होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई कह दे, कोई भी एक पर्सन आके कह दे कि आपको कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए यहाँ पे, है ना, तो आपकी मम्मी या फिर आपका, आप ही बोल दो कि क्या तुम एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के ठेकेदार हो जो तुम ये बोल रहे हो, तो ये सही बात होगी, कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। तो ये क्या है, एक पॉलिसी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाला जो पर्सन है वो ही उस बारे में सोच सकता है, वही उस बारे में सच बता सकता है। कोई भी उस बारे में आपको सही बता सकता है, कोई भी आपको निर्देश कर सकता है ऐसी चीजों में। सो ये क्या है, लॉजिकल फॉलिसी है कि उसमें कुछ गलती है बट आपको नहीं लगती। सो स्टूडेंट शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज फ्लो इन रीजनिंग, कि जो रीजनिंग है, जो तर्क विचार है, उसमें जो फ्लोज हैं, जो गलतियां हैं, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जैसे कि कुछ लॉजिकल फॉलिसीज हैं। फर्स्ट वन इज हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी जनरलाइजेशन क्या होता है, ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम इनसफिशिएंट एविडेंस, कि आपके पास पूरे एविडेंस नहीं है, बस आप एक ही अपने एक्सपीरियंस को देख के बोल देते हो कि हाँ भाई ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जगह पे जाते हो, जैसे कि आप चले गए किसी भी सिटी में, आप चले गए दिल्ली में, दिल्ली में आपको एक जो टैक्सी ड्राइवर है वो बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर का मिला, बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर का मिला, बहुत एक तरह से बेकार टाइप सा ना, गुस्सा वगैरह करने वाला। तो आप ये आपने जनरलाइज कर लिया कि यहाँ पे तो सारे ड्राइवर ही, आपने ये कंक्लूड कर दिया कि यहाँ पे तो सारे ड्राइवर ही ऐसे हैं। तो ये क्या है, हैस्टी जनरलाइजेशन है, कि आप इनसफिशिएंट एविडेंस से ही आप कंक्लूजन निकाल रहे हो कि अगर एक ड्राइवर बेकार है तो सारे ही बेकार होंगे, है ना। तो ये, उसके बाद आता है स्ट्रोमैन आर्ग्यूमेंट। स्ट्रोमैन आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कि इसमें क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटिंग एन आर्ग्यूमेंट टू अटैक इट इजिली, कि मिस रिप्रेजेंट कर देना किसी आर्ग्यूमेंट को। जैसे कि अभी मैंने बताया था, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में आपको कुछ बता रहा है, बट आप क्या बोल रहे हो कि वो सिर्फ, वो क्या कर रहा है, वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बोल रहा है, तो इसका मतलब वो ये नहीं चाह रहा कि बिल्डिंग्स बने, है ना, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो वो उसके अगेंस्ट है। तो ये क्या कर रहा है, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है किसी आर्ग्यूमेंट को, है ना। सो ये, उसके बाद है एड ओमिनियम। एड ओमिनियम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अटैकिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, कि उस पर्सन को अटैक कर देना, ठीक है, उस आर्ग्यूमेंट के बजाय। जैसे कि यू कांट ट्रस्ट व्हाट ही से अबाउट द इकोनॉमी, कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि उसने इकोनॉमी के बारे में सही कहा या गलत कहा, क्या वो इकोनॉमिस्ट थोड़ी है ना, इकोनॉमिस्ट थोड़ी है जो हम उस पर भरोसा कर ले। तो जरूरी नहीं है कि जो इकोनॉमिस्ट है वही इकोनॉमी के बारे में अच्छा बता सके, कोई भी बता सकता है जिसको इसके बारे में नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो। जरूरी थोड़ी है कि अब हम इकोनॉमिस्ट की डिग्री लेकर आए फिर ही हम सही बता सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, ये क्या होगा, एडोमिनियम। तो इसमें क्या होता है कि कुछ गलतियां होती हैं बट हमें देखनी पड़ती हैं वो ध्यान से। उसके बाद आता है फिफ्थ वन इज एंगेजिंग इन सोक्रेटिक सेमिनार एंड डिबेट्स। सोक्रेटिक जो मेथड है वो सुकरात ने दिया था, या फिर सोक्रेट्स जिसे बोलते हैं, ग्रीक फिलोसोफर, उन्होंने दिया था। तो इन्होंने इस मेथड में क्या था
कि बच्चा जो है और जो टीचर है उनके बीच में ओपन डिस्कशन हो, है ना, कि बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछे और टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछे। प्रोबिंग क्वेश्चंस एबिलिटीज इंक्रीज हो, कि बच्चों में क्वेश्चन पूछने की एबिलिटीज है वो इंक्रीज हो। सो इट एनकरेज ओपन डिस्कशन, लेट स्टूडेंट एनालाइज टेक्स्ट थ्रू स्ट्रक्चर डिबेट एंड सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, कि बच्चों को क्या कर देना चाहिए कि जो उन्होंने देखा टेक्स्ट में, स्टोरी में, नोवेल में, मैगजीन में, तो उसके बेस पे बच्चों को डिबेट या फिर सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग स्टार्ट करा देनी चाहिए, कि बच्चे टीचर से पूछे, टीचर बच्चे से पूछेंगे। उसके बाद आता है आस्क हायर ऑर्डर क्वेश्चंस, कि बच्चों को ये बोलो, जैसे आपने एनसीईआरटीज में भी देखा होगा कि जो भी स्टोरी या जो भी चैप्टर होता है उसके पीछे होट्स क्वेश्चन होते हैं। होट्स क्वेश्चन क्या होता है? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन, कि उसमें थिन क्वेश्चन नहीं, थिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आपकी पर्सपेक्टिव से रिलेटेड, है ना, या फिर पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो एनहांस होती है। तो इसमें क्या यूज करते हैं? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी ब्लूम के द्वारा दी गई थी। तो इन्होंने क्या दिया था? एनालाइज, इवेलुएट, क्रिएट। तो अलग अलग इन्होंने 3 एक तरह से डिवीजन की थी, है ना, नॉलेज के बेस पे और आपकी और स्किल्स के बेस पे, आपके अफेक्टिव डोमेन के बेस पे, है ना, साइकोमोटर या कॉग्निटिव के बेस पे, इन तीनों पे इन्होंने एक तरह से अपनी टैक्सोनॉमी दी थी, जिसमें बच्चों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए अगर वो कोई चीज़ पढ़ रहा है तो। सो इट हेल्प्स टू पुश स्टूडेंट थिंकिंग, जिससे बच्चों की थिंकिंग एबिलिटीज इंक्रीज हो। उसके बाद आता है रिक्वायर एविडेंस बेस्ड रिस्पॉन्सेज, कि बच्चों को क्या कराना चाहिए? एविडेंस बेस्ड रिस्पॉन्सेज, कि स्टूडेंट शुड बैक देयर क्लेम्स विद टेक्सचुअल एविडेंस, कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? कोई भी अगर वो बात बता रहे हैं तो वो एविडेंस के बेस पे होनी चाहिए, या फिर टीचर्स कोई बात बता रहे हैं तो उसको उनको उस चीज़ के बारे में एविडेंस भी देना चाहिए, कि हाँ अगर मैं ये बता रहा हूँ तो ये रियल में होता है। उसके बाद है इवेल्युएटिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि अब जो लोगों के पर्सपेक्टिव हैं उसको इवेल्युएट करना। सो फर्स्ट वन इज कंपेयर मल्टीपल सोर्सेज, एनालाइज डिफरेंट टेक्स्ट ऑन द सेम टॉपिक, फोस्टर डीपर अंडरस्टैंडिंग, कि डिफरेंट टेक्स्ट के बारे में अगर हम एनालाइज करेंगे, मतलब सेम टॉपिक के बारे में हम अलग अलग जगह से एनालाइज करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज होगी, वो हमारी बढ़ेगी। उसके बाद है कंसिडर ओपोजिंग व्यू पॉइंट्स, की अब जो स्टेटमेंट किसी ने दे दी, किसी ने पोएम बना दी, किसी ने स्टोरी बना दी, उसके अगेंस्ट ही किसी ने एक स्टोरी बना रखी है, तो उसको भी देखना चाहिए, मतलब अपोजिंग जो उसके खिलाफ है, उससे बिल्कुल विपरीत है, उसके व्यू पॉइंट्स को भी देखना चाहिए। एनकरेज स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग, कि ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं यू आर रॉन्ग, आपको ये बताना चाहिए कि अगर आप ये बात बोल रहे हो तो उसका भी कोई मतलब ही होगा, है ना, और फिर आपको उस मतलब को देखते हुए आपको अपनी बात रखनी होती है। तो इससे क्या होगा? बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो एनहांस होगी। उसके बाद रिफ्लेक्ट ऑन पर्सनल बायसेस, कि उनके खुद के जो विचार हैं, है ना, उनकी जो विचारधाराएं हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, उन पे बच्चों को रिफ्लेक्ट करने का मौका दें, मतलब वो सोचे कि क्या वो सही सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। हेल्प स्टूडेंट रिकॉग्नाइज हाउ देयर बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट, की उनका जो बैकग्राउंड है, कि वो किस रिलीजन से, किस कास्ट से हैं, किस कम्युनिटी से, किस सोसाइटी से है, तो उस सोसाइटी के हिसाब से वो कैसे उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करेंगे या फिर समझेंगे, तो बच्चों को ये भी बताना चाहिए किसी टीचर्स को। सो ये था, इसमें हमने पढ़ा स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स। तो हमने क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स और एक्टिव लिसनिंग स्किल्स दोनों पढ़ लिया। उसके बाद इसका थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, इम्प्लीमेंटिंग दी स्ट्रेटजीज इन द क्लासरूम, कि कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन स्ट्रेटजीज को क्लासरूम में। तो टीचर का क्या रोल होना चाहिए? मॉडल एक्टिव रीडिंग टेक्निक्स बाय रीडिंग अलाउड एंड थिंकिंग अलाउड, कि टीचर्स को क्या करना चाहिए? ऐसी टेक्निक्स लानी चाहिए जिससे बच्चे तेज तेज पढ़े, मतलब बोल बोल कर पढ़े, और थिंकिंग अलाउड का क्या मतलब है? कि उनके मन में इतने सारे विचार आए पढ़ते टाइम कि वो टीचर से पूछे और टीचर बता बता के थक जाए, है ना, इस टाइप से। सो उसके बाद है प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज एंड ग्रेजुअली अलाउ स्टूडेंट टू डेवलप इंडिपेंडेंट क्रिटिकल रीडिंग हैबिट्स, की बच्चों को क्या कराना चाहिए? स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज, मतलब स्ट्रक्चर्ड इन द सेंस कि आज अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा दिया,
उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछ लिया, फिर उस नेक्स्ट डे बच्चों से पूछेंगे, है ना, फिर बच्चे बता देंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड और सारी एक्टिविटीज कराना। तो स्ट्रक्चर्ड मतलब एक वे में कराना, एक स्टेप वे में या फिर फुल प्रोसेस में कराना। सो इससे क्या होगा, बच्चों की जो इंडिपेंडेंट क्रिटिकल रीडिंग हैबिट्स है वो डेवलप होंगी। उसके बाद है यूज रियल वर्ल्ड टेक्स्ट की, ऐसे टेक्स्ट को यूज करना, टेक्स्ट मतलब मटेरियल को यूज करना जो लिखे हुए होते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, ऑनलाइन आर्टिकल, रिसर्च पेपर, जो जिसपे क्या कर सके कोई भी बच्चा क्रेडिबल हो सके या रिलायबल हो सके, है ना, कि जिसपे विश्वास हो सके प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद स्टूडेंट का क्या रोल होता है, तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को एनोटेट कर सकते हैं, मतलब हाईलाइट कर सकते हैं, जो मेन पॉइंट्स उनको अंडरलाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं उसके बारे में और समराइज कर सकते हैं। उसके बाद पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, कि बच्चों को किस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, डिस्कशन और डिबेट में, जिससे उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो रिफाइन हो और ज़्यादा निखरे बेहतर तरीके से। उसके बाद अप्लाई क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स टू एवरीडे रीडिंग इंक्लूडिंग मीडिया लिटरेसी, कि क्या करना चाहिए, क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स को अपनी रीडिंग में, जैसे वो उनको किताबें जो हैं वो पढ़ते रहने चाहिए, जिससे उनकी जो क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स है उसको वो अप्लाई कर सके, जैसे कि मीडिया लिटरेसी में, है ना, मतलब मीडिया के बारे में वो जान सके, जिससे उनकी जो, अगर वो डेली देखेंगे हर चीज़ों के बारे में, तो उनसे उनकी जो लिटरेसी है, एजुकेशन है, वो इंक्रीज होगी। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हमने पढ़ा आज किसके बारे में, कुछ स्किल्स के बारे में, है ना, स्ट्रेटजीज के बारे में, कि कैसे आप रीडिंग स्किल्स, एक्टिव रीडिंग स्किल्स और अपनी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है या फिर आप बोल सकते हो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ है उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ये 2 ही टॉपिक थे, थोड़े बड़े थे बट बहुत ही ईजी है, और इनको आप खुद से भी लिख सकते हो अगर आप एक बार समझ जाओगे कि आपको कैसे अपनी रीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। आप इनको अप्लाई भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, ताकि आप अपनी रीडिंग एबिलिटीज़ को एनहेंस कर सको। सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहे। So student, thank you so much. Have a nice day for connecting to us, for watching the video. Okay, bye student, take care.